अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, हमारे लेक्चर चल रहे हैं अभी फिजिक्स के। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जो चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी। और हमने पहले इसके 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं बेटा। आई होप कि आपने पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है अबाउट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कैसे मैं एक न्यूट्रल बॉडी को कन्वर्ट कर सकता हूँ एक चार्जड बॉडी में, कैसे मैं एक बॉडी को कन्वर्ट कर सकता हूँ चार्जड बॉडी में। और उसमें से बेटा बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी को कन्वर्ट करने में चार्जड बॉडी में। बट हमारे जो सिलेबस में है बेटा, हमारे सिलेबस में है चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय, या इसी को कहते हैं बेटा फ्रिक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्जड ऑब्जेक्ट बनाना। देखो बेटा, हमें यह पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बेटा, तो वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाता है या न्यूट्रल बॉडी कहलाती है। इस पे टोटल चार्ज कितना होता है बेटा? 0 होता है, मतलब ये न्यूट्रल बॉडी होती है। अब इसी न्यूट्रल बॉडी को मैं क्या चाहता हूं बेटा? कन्वर्ट करना इनटू चार्जड बॉडी। ये समझने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत किताबों में लिखा होता है एंथैल्पी, एनर्जी और एंथैल्पी। क्या होती है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी? यहां पे समझेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एटम है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर से क्या होते हैं बेटा? एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेटा जो लास्ट की शेल होती है, जो एक एटम में लास्ट की शेल होती है, उसको कहते हैं बेटा वैलेंस शेल। क्या कहते हैं बेटा? वैलेंस शेल। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलती है? मैं कम से कम कितनी एनर्जी दूं, मैं कम से कम कितनी एनर्जी दूं किसको बेटा? इस एटम को, ताकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वाला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है, ये एटम से बाहर आ जाए, मतलब ये एटम से इजेक्ट हो जाए। इसी एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? फिर से एक बार, उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे मैं किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकूं। किससे बेटा? वैलेंस एटम के वैलेंस शेल से क्या निकाल सकूं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर। उस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं क्या नाम देता हूं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आ जाओ बेटा इधर, अब अपना टॉपिक समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्लास्टिक की रॉड है, प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड। और मेरे पास, ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। और मेरे पास बेटा है एक स्लिक का क्लॉथ। मेरे पास क्या है बेटा? एक प्लास्टिक रॉड एंड स्लिक का क्लॉथ। जब मैं इन दोनों को बेटा एक दूसरे के कांटेक्ट में लाऊंगा, जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाऊंगा, फिर एक दूसरे के ऊपर इनको रब करूंगा। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? चार्जिंग बाय रबिंग। और इन दोनों को क्या लाऊंगा बेटा? कांटेक्ट में, और इन दोनों को क्या करूंगा? एक दूसरे के ऊपर रब। आप ये सारे बेटा ये करना आराम से देखो। जब कभी भी मैं 2 चीजों को आपस में कांटेक्ट में लाता हूं और उनको बेटा एक दूसरे के ऊपर रब कराता हूं, यहाँ पे जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। और आप देखना बेटा, जब भी मैं किसी 2 ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर क्या कराता हूं? रब कराता हूं, तो यहाँ पे बेटा हीट एनर्जी बाहर निकलती है। क्या निकलती है बेटा? हीट एनर्जी बाहर निकलती है। रबिंग की वजह से बेटा क्या मैंने देखा बेटा? हीट एनर्जी बाहर निकली। हीट भी क्या होती है बेटा? फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है। अब देखो बेटा, जब मैंने इन 2 चीजों को आपस में क्या कराया? रब कराया। यहां पे कौन सा फोर्स आया? फ्रिक्शनल फोर्स आया। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या जनरेट हुई? क्या लिबरेट हुई बेटा? हीट एनर्जी लिबरेट हुई। ये जो एनर्जी है, ये किसको मिलेगी बेटा? इन्हीं 2 चीजों को मिलेगी। इन्हीं की वजह से अगर बेटा कोई चीज लिबरेट हुई, सबसे पहले हकदार कौन है? सबसे पहले वो इसी सिस्टम पे जाएंगी, फिर बाकी जाके बाहर कहां जाएगी बेटा? सराउंडिंग में। पहले मोस्ट ऑफ द जितनी भी एनर्जी है उसका मैक्सिमम पार्ट किसको मिलेगा? इन्हीं 2 चीजों को।
अब याद रखेंगे बेटा, हर किसी ऑब्जेक्ट में ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ सेम अट्रैक्शन पे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ सेम अट्रैक्शन पे हो। जो हमारी क्या होती है बेटा, इसको कहते हैं हम प्लास्टिक रॉड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता। मतलब हाँ, अगर हम इसको कम से कम ही एनर्जी दे तो हम इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं बेटा, इजेक्ट करा सकते हैं। अब देखो बेटा, ये भी पहले न्यूट्रल था, ये भी पहले न्यूट्रल था, मगर जब मैंने इनको रब कराया वो एनर्जी इनको मिली। आफ्टर दैट क्या देखता हूं मैं बेटा, इस प्लास्टिक रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इसमें, इस प्लास्टिक रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कहां पे, यहां पे। तो इसका मतलब क्या है, जो हीट एनर्जी उस टाइम पे निकली रबिंग के टाइम पे, उसने कौन सा काम किया बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का काम। वो आयोनाइजेशन एनर्जी किसको मिली, प्लास्टिक रॉड को। प्लास्टिक रॉड से क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहां पे, इस स्लिक के क्लोथ में। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, लेट इट बी, हम सपोज करेंगे। तो क्या होगा बेटा, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसको उस पे क्या आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया। प्रोटॉन के साथ तो कुछ नहीं है, प्रोटॉन जितने थे उतने ही रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मगर प्रोटॉन क्या रहे बेटा, सेम। तो चार्ज की डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, प्रोटॉन्स की। तो इस पे आता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। वो वाला सबस्टेंस जिसपे क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आए, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, इसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन किए। प्रोटॉन तो सेम रहे, मगर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो क्या होगा बेटा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। पहले क्या था, न्यूट्रल था, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पहले क्या था, न्यूट्रल था, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसी को मैं बोलता हूं बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग में रबिंग। कि हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिए, उनको रब किया, रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, जो हीट वहां से निकली उनको वो इसी सिस्टम को मिली। और दोनों में से किसी एक सिस्टम के जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी जगह जाएंगे और वो एनर्जी काम करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों सबस्टेंस क्या हो गए बेटा, चार्जड हो गए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बहुत बच्चों को ये याद नहीं रहता है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, इसमें 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 प्रोटॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या होगा बेटा, मैंने इन पे बेटा लगा दी एनर्जी। हम एज्यूम करेंगे उस एनर्जी से बेटा इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब क्या होगा बेटा, पहले न्यूट्रल था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम थे। अब क्या होगा, देखो बेटा, प्रोटॉन के साथ कुछ हुआ नहीं, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इधर उधर हो सकता है, या तो गेन या तो लूज। प्रोटॉन क्या रहेंगे बेटा, सेम 4 प्रोटॉन्स। मगर क्या अब इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, नहीं। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस सबस्टेंस से बाहर निकले, इजेक्ट हो गए। तो बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकले, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जिसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिनर। बेटा मैंने इसको नाम दिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिनर। मतलब याद रखेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन को खाएंगे बेटा, 2 प्रोटॉन को। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 प्रोटॉन को खाया तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। 4 प्रोटॉन थे, 2 का खाया, बचेंगे कितने बेटा, 2 प्रोटॉन। कितने बचेंगे बेटा, 2 प्रोटॉन। और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। इसीलिए इस एटम पे या इस सबस्टेंस पे कौन सा चार्ज जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब दूसरा केस, अगर ये मेरे पास कोई सबस्टेंस था, इसमें 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें बेटा डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लाए, मैंने किस में डाला बेटा, इस सबस्टेंस में। तो क्या होगा, प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे 4 प्रोटॉन्स, मगर इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, 4 + 2 कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खाएगा, 1 को। तो 4 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खाएंगे, 4 को।
तो कोई भी प्रोटॉन बचेगा नहीं। मगर 4 प्रोटॉन ने खाली कितने इलेक्ट्रॉन को खाया, 4 इलेक्ट्रॉन को, तो 6 में से 4 गए तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे किसका चार्ज आएगा बेटा, खाली इलेक्ट्रॉन की वजह से वो आएगा नेगेटिव चार्ज। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसके नोट्स आपके कम्युनिटी ग्रुप में आ जाएंगे। बस समझने की कोशिश करनी है क्या, कि रबिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस जो होती है वो एनर्जी का काम करती है। किस एनर्जी का काम, आयोनाइजेशन एनर्जी का काम। एक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, जिससे निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो पकड़ता है उस पर नेगेटिव चार्ज। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आएगा इंशाल्लाह। चलिए अस्सलाम वालेकुम, दूसरे टॉपिक में मिलते हैं बेटा।